किसी भी देश के बैंक्स उस देश के नींव होते हैं और किसी भी देश की बैंकिंग सिस्टम उस देश की इकोनॉमी में काफी बड़ा रोल प्ले करती हैं। ठीक उसी तरह इंडियन बैंकिंग सिस्टम भी इंडियन इकोनॉमी में काफी बड़ा रोल प्ले करती हैं। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं रोहित और आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंडियन बैंकिंग सिस्टम के हिस्ट्री के बारे में। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के प्रावधानों के मुताबिक 1935 को हुआ था। इंडियन बैंकिंग सिस्टम की हिस्ट्री के बारे में समझने से पहले हम ये समझते हैं कि बैंक्स कैसे काम करते हैं और कैसे पैसे कमाते हैं। हम सभी लोग अपने पैसों को बैंक्स में रखते हैं, जिसके बदले बैंक हमें 4 से 5% का इंटरेस्ट यानी ब्याज देता है। तो क्वेश्चन ये आता है कि बैंक के पास ये पैसे आते कहाँ से है? क्या बैंक्स खुद से पैसे छापता है? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बैंक्स पैसे खुद नहीं छाप सकता। जब हम अपने पैसों को बैंक्स में डिपॉजिट करते हैं तो बैंक्स उन पैसों को किसी और को लोन पर दे देता है और उनसे लगभग 10 से 12% का इंटरेस्ट यानी ब्याज लेता है। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं और डिटेल में। मान लीजिए कि आपने किसी बैंक में 100 रुपए जमा किए हैं और उस बैंक ने आपको एक साल बाद लगभग 105 रुपए वापस किए, तो बैंक के पास ये 5 रुपए एक्स्ट्रा आए कहाँ से? तो इसका आंसर ये है कि जब आपने बैंक में वो 100 रुपए जमा किए तो बैंक ने उन 100 रुपए को किसी को लोन पर दे दिया और लगभग 10 से 12% का उसने उस व्यक्ति से इंटरेस्ट यानी ब्याज लिया। यानी कि अब वो व्यक्ति जिसने लोन लिया है वो 112 रुपए बैंक को वापस करेगा, जिसमें से बैंक आपको 105 रुपए दे देगा और 7 रुपए का यहाँ बैंक खुद कमाएगा। लेकिन कोई भी बैंक डिपॉजिटर के सारे पैसों का इस्तेमाल नहीं कर सकता है किसी को लोन देने के लिए या फिर खुद पैसे कमाने के लिए। यहाँ पर बैंक्स को आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा बनाए गए रूल्स और रेगुलेशन के मुताबिक ही पैसों का इस्तेमाल करना होता है। आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पूरे इंडियन बैंकिंग सिस्टम को कंट्रोल करता है, या यूं कहे कि आरबीआई ही पूरे इंडियन बैंकिंग सिस्टम का बॉस है और सभी बैंकों को आरबीआई द्वारा बनाए गए रूल्स और रेगुलेशन के मुताबिक ही काम करना पड़ता है। ठीक वैसे ही आरबीआई ने एक रूल बना रखा है कि बैंक सिर्फ 76.50% पैसों का इस्तेमाल कर सकती है किसी को लोन देने के लिए या फिर खुद पैसे कमाने के लिए। बाकी के 23.50% पैसों को बैंक को अपने पास ही रखना होगा, जिनमें से 4.50% बैंक कैश के फॉर्म में रख सकती है, जिसे कैश रिजर्व रेशियो कहते हैं, और बाकी के 18% वो लिक्विड एसेट के रूप में रख सकती है, जिसे स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो कहते हैं। अब बैंक्स का ये पैसे कमाने का तरीका किसी को लोन देकर उनसे ब्याज लेना कोई नया नहीं है। पहले भी जो लोग सेठ, धनराज, मुंशी या महाजन होते थे वो गरीब लोगों को यानी जिसको पैसों की जरूरत होती थी उन्हें वो ब्याज पर पैसे उधार देते थे और उनसे हाई रेट ब्याज यानी हाई रेट इंटरेस्ट लेते थे। अब इसी चीज को देखकर मॉडर्न बैंकिंग सिस्टम की शुरुआत हुई और दुनिया का जो सबसे पहला बैंक है वो 14th सेंचुरी यानी 14वीं सदी में यूरोप में खोला गया। भारत में मॉडर्न बैंकिंग की शुरुआत 17th सेंचुरी यानी 17वीं सदी में हुई और सन 1770 में भारत का सबसे पहला बैंक खोला गया, जिसका नाम बैंक ऑफ हिंदुस्तान था और इसे अलेक्जेंडर और कंपनी ने खोला था, लेकिन इसे 1832 में बंद कर दिया गया। इसके बाद 3 और बड़े बड़े बैंक्स खोले गए। पहला बैंक ऑफ कलकत्ता जो सन 1806 में खोला गया और 1809 में इसका नाम बदलकर बैंक ऑफ बंगाल रख दिया गया। दूसरा बैंक ऑफ बॉम्बे जो 15 अप्रैल 1840 में खोला गया और तीसरा बैंक ऑफ मद्रास 1 जुलाई सन 1843 में खोला गया। और इसके साथ ही इस पीरियड में लगभग और 14 छोटे मोटे बैंक्स खोले गए, जिनकी लिस्ट आप सामने देख रहे हैं। ये जो 3 बड़े बड़े बैंक्स है, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास, ये इंडियन बैंकिंग सिस्टम के हिस्ट्री में काफी बड़ा रोल प्ले करते हैं, क्योंकि सन 1921 में इन तीनों बैंकों को मिलाकर एक नया बैंक बनाया गया जिसका नाम रखा गया इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। लेकिन ये सभी बैंक्स अभी तक ब्रिटिश गवर्नमेंट या फिर ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा बनाए गए थे और सन 1894 में भारत का सबसे पहला इंडियन बैंक पीएनबी बनाया गया और ये पीएनबी बैंक पूरी तरह से एक भारतीय बैंक था। सन 1934 में आरबीआई एक्ट 1934 को बनाया गया और इसके तहत 1935 में आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की शुरुआत हुई। अभी तक ये सभी बैंक्स प्राइवेट थे और सन 1949 में जब भारत आज़ाद हुआ तो भारतीय सरकार बनाई गई और भारतीय सरकार ने इन सभी प्राइवेट बैंकों का नेशनलाइजेशन शुरू कर दिया।
यानी जितने भी प्राइवेट बैंक्स थे उनको पब्लिक बैंक्स यानी सरकारी बैंक्स में बदल दिया गया। और सन 1949 में ही आरबीआई का भी नेशनलाइजेशन हो गया, यानी उसे भी एक सरकारी बैंक बना दिया गया। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया जो बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ मद्रास और बैंक ऑफ बॉम्बे तीनों बैंकों से मिलकर बनाया गया था, उसे भी सन 1955 में नेशनलाइज कर दिया गया, यानी कि उसे भी प्राइवेट बैंक से पब्लिक बैंक यानी सरकारी बैंक में बदल दिया गया और इसका नाम बदलकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रख दिया गया, जो कि आज भारत का सबसे बड़ा सरकारी बैंक माना जाता है। सन 1949 से लेके सन 1991 तक लगभग 20 से भी ज्यादा बैंकों को नेशनलाइज्ड किया गया, यानी प्राइवेट बैंक से पब्लिक बैंक यानी सरकारी बैंक में बदला गया। इसके बाद भारतीय सरकार ने इन सभी सरकारी बैंकों के सुधार के लिए और इन सभी सरकारी बैंकों के विस्तार के लिए एक कमेटी बनाई और इस कमेटी ने प्राइवेट सेक्टर टाइप बैंकों के लिए एक नियम बनाया। इस नियम के तहत आरबीआई ने लगभग 10 से भी ज़्यादा प्राइवेट बैंकों को लाइसेंस प्रोवाइड किया ताकि भारत में प्राइवेट टाइप बैंकों की भी शुरुआत हो सके।